हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आपको पता है आपके PT3 एग्ज़ाम्स चले हुए हैं और छुट्टियां थी काफ़ी स्कूल्स में। हैप्पी न्यू ईयर के बाद अब सब सही हो गया है और आप रिवीजन की तरफ जा रहे हो अपने एनुअल एग्ज़ाम के। तो देखो 9th क्लास पूरे स्कूलिंग में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और हार्ड सिलेबस के साथ मानी जाती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चन पेपर पर आते हैं, जो कि PMC केंद्रीय विद्यालय में आ चुका है। ठीक है, पैरेलली किसी स्कूल में ये पेपर आ चुका है और साइंस का पेपर हम सोल्व करने जा रहे हैं, जो कि पीरियोडिक टेस्ट 3 में अभी जो चल रहे हैं उनमें आया हुआ पेपर है। ठीक है, 25-26 आपके सामने है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपका 40 मार्क्स का पेपर 1.5 घंटे का जो मिलेगा आपको टाइम, उस पेपर को सोल्व करते हैं। जितने भी बच्चे नए जुड़े हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि फिर हम रेगुलर मिल सकते हैं। सेक्शन ए की तरफ बढ़ते हैं। सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। हर क्वेश्चन के बाद आपको ये फील करना है कि ये क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है 1 नंबर में ही आएगा, ये क्वेश्चन हो सकता है आपका 4 नंबर में आ जाए। ठीक है, तो इस हिसाब से हम पेपर सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट कहता है द नंबर ऑफ एटम्स इन K2SO4 आर। तो K2SO4 देखो, K2 कितने, 2 पोटेशियम के कितने एटम, 2। इसके बाद S आपका सल्फर के 1 सल्फर है। उसके बाद आपका ऑक्सीजन कितना है, 4। कितने एटम हो गए, 4 ऑक्सीजन के एटम हो गए। तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए आपके 7, 4, 5, 6, 7। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द मास ऑफ अ मैन इज 8 kg ऑन अर्थ। सही बात है, किसी इंसान का 8 kg है धरती पर मास। ठीक है, एक चीज़ क्लियर हुई। दूसरी चीज़ की तरफ बढ़ते हैं कि हिज मास एंड वेट ऑन द मून वुड बी। देखो, मास और वेट 2 अलग अलग चीज़ लगती हैं, ठीक है, लेकिन ये अलग अलग संदर्भ में काम करती है। अब देखो, मास चेंज नहीं होता कहीं भी, चाहे फिर वो मून हो या अर्थ हो, लेकिन वेट चेंज हो जाता है। वेट डिपेंड करता है ग्रेविटी पर। तो मास नेवर चेंज, ये आप लाइन लिख लोगे, मास नेवर changes or weight depends on gravity। ठीक है, अब देखो मून की ग्रेविटी कितनी होती है। मून की ग्रेविटी होती है आपकी 1/6 ऑफ अर्थ। अर्थ पर कितना है मास, 8 kg। ठीक है, तो मास कितना रहेगा, सेम रहेगा दोनों जगह। और वेट कितना हो जाएगा मून पर, 8 × 9.8 ग्रेविटी के साथ मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड बाय 6, जो कि आपका आ जाएगा 12.8 न्यूटन। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, 8 kg 12.8 न्यूटन। ठीक है, इसी के अब देखो अगले क्वेश्चन से पहले एक चीज़ समझो कि यहाँ पर न्यूटन की बात की गई है। न्यूटन किसकी यूनिट है, यूनिट है आपकी न्यूटन फोर्स की। तो न्यूटन इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स। अब ये जब फोर्स की यूनिट है तो हमने वेट में क्यों यूज़ किया। अब एक चीज़ समझो सिंपल कि वेट क्या है, वेट आपका है, वेट का मतलब क्या होता है, फोर्स ऑफ, अगर हम इसको वेट को देखें तो इसका मतलब होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ बॉडी। तो बॉडी पर लग रहा ग्रेविटी की वजह से वो फोर्स। ठीक है, वेट इक्वल टू मास जी। अब हमने वही किया था, मास कितना था 8 kg, वेट कैसे निकाला 8 kg इंटू ग्रेविटी। तो एक ग्रेविटी के साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 6। तो मून की 1/6 होती है, मून पर जो वेट होगा वो 1/6 होगा अर्थ के। तो अर्थ पर इतना था, इसकी डिवाइड कर दिया 6 से, तो ये आ गया फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। ठीक है, फोर्स ऑफ अ ग्रेविटी। तो ये इसी वजह से, इस फोर्स की वजह से ये इसकी यूनिट न्यूटन आ गई। ठीक है, ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हम बताकर चलेंगे, जिससे कि आपको थोड़ा प्रॉब्लम ना हो आगे चलकर और कॉन्सेप्ट को डीपली समझने में, क्योंकि जब बड़े क्वेश्चंस आते हैं हम ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं समझ पाते और एक इतना बड़ा बर्डन सिर पर आ जाता है कि पता ही नहीं चल रहा क्वेश्चन में हो क्या रहा है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द नेम ऑफ एलिमेंट एंड द नेम फ्रॉम वेयर इट्स सिंबल हैज़ बीन टेकन इज मैंशनड, स्टडी इट एंड चूज द इनकरेक्ट वन। तो आपको दिखाया गया है कि कौन सा वर्ड कहाँ से आया है, जैसे कॉपर, नेम ऑफ एलिमेंट एंड द नेम फ्रॉम वेयर इट्स सिंबल हैज़ बीन टेकन, तो कहाँ से उसका सिंबल लिया गया है, साइप्रस, सोडियम का नाइट्रियम, पोटेशियम का पोटैश और गोल्ड का ऑरम। तो इसमें आपको बताना है, देखो सोडियम का नाइट्रियम बिल्कुल सही है, तो बी आपका बिल्कुल सही होगा। गोल्ड का ऑरम बिल्कुल सही है, कॉपर का साइप्रस बिल्कुल सही है। गलत क्या है, पोटेशियम का, पोटेशियम का आपका गलत है, इसको आप रेड से कर देते हैं। तो पोटेशियम का सिंबल के आता है, पोटेशियम का सिंबल होता है के, ठीक है के। और ये कहाँ से आया, ये आया है आपका कैलियम से, ठीक है, कैलियम से, पोटेश से नहीं आया, तो पोटेश से नहीं आया पोटेशियम का सिंबल बेसिकली। तो ये सिंबल का ओरिजिन अक्सर कहाँ से आते हैं, ज़्यादातर लैटिन या ग्रीक नेम से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय, ये फैक्ट है, आपको याद ही रखना होगा। न्यूक्लियस, देखो पहली बात समझो, न्यूक्लियस होता क्या है, एटम के सेंटर पार्ट को हम देखते हैं तो उसमें क्या मिलते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलते हैं, और इसी तरह से उनके बीच में होता है, तो बीच में होता है आपका न्यूक्लियस जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब इसको डिस्कवर किसने किया, इसको डिस्कवर किया नील बोर, जे थॉमसन, रदरफोर्ड और चैडविक। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, रदरफोर्ड ने किया था। किस चीज़ से किया था, देखो ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कहा जाता है इसको, ठीक है, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से इसने डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को, ठीक, याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलोड बाय इट। देखो आपको दिया गया है पीस ऑफ स्टोन, यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स, इसका ज़्यादा किस तरफ होगा। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन ए है, ऑल द ऑब्जेक्ट्स विल सिंक, ऑल द ऑब्जेक्ट्स विल फ्लोट। इस तरह से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखो एक फोर्स होता है, मान लीजिए आपके पास यहाँ पर पानी है, इसमें इस पानी में एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्टोन है, ठीक है, क्लियर। अब इसके ऊपर कुछ फोर्स लग रहे हैं, एक पानी फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ को, ठीक है, एक पत्थर का वेट लगा रहा है नीचे की तरफ को ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। अब जो ये फोर्स है इसको बोल दिया हमने डाउनवर्ड फोर्स, और इसको बोल दिया हमने अपवर्ड फोर्स। अब ध्यान से समझो, पेपर में आपको ज़रूरी नहीं है कि इस नाम से आए। देखो डाउनवर्ड फोर्स के साथ साथ आपको आ सकता है कि आपको डाउनवर्ड फोर्स आ गया ये और अपवर्ड फोर्स आ गया, तो अपवर्ड फोर्स के जहाँ इसका नाम लिखा आ सकता है पेपर में बायएंड फोर्स। ये वर्ड याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बायएंड फोर्स। तो बायएंड फोर्स और अपवर्ड फोर्स क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो इनमें से कुछ भी लिखा है एक ही बात है। अब समझते हैं, देखो अगर पत्थर पे लगने वाला फोर्स ऊपर से ज़्यादा होगा, मतलब पत्थर के वेट का फोर्स ज़्यादा होगा, तो पत्थर क्या हो जाएगा, सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। लेकिन अपवर्ड फोर्स ज़्यादा होगा वेट से, तो मतलब कि बायएंड फोर्स ज़्यादा होगा, नीचे से ऊपर की तरफ को अगर फोर्स ज़्यादा लगेगा तो वो सिंक नहीं, फ्लोट करेगा, ठीक। तो समझे इस प्रोसेस को, बेसिकली बायएंड फोर्स अगर ज़्यादा होगा तो ये फ्लोट कर जाएगा पत्थर, और अगर वेट का फोर्स बायएंड फोर्स से ज़्यादा होगा तो ये सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है। देखो पीस ऑफ स्टोन की बात की गई है, इसमें क्या है, डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा है, मतलब कि पत्थर पर लगने वाला फोर्स जो डाउनवर्ड फोर्स है ये ज़्यादा है, और जो नीचे से बायएंड फोर्स लग रहा है, मतलब अपवर्ड फोर्स लग रहा है, वो कम है। तो ये पत्थर क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा और डूब जाएगा, नीचे आके यहाँ पर बैठ जाएगा नीचे। एक चीज़, तो क्या ये सही लिखा है, ठीक है, और तुम्हें बताना है ऑप्शन ए बी सी डी में से एक छांटना है। देखते हैं, ये तो सही है अपने आप में, डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा होता है, अपवर्ड फोर्स कम होता है। अपवर्ड फोर्स से पीस ऑफ वुड की बात कर लेते हैं, अपवर्ड फोर्स ज़्यादा होता है डाउनवर्ड फोर्स से, बिल्कुल सही है। वुड तैर जाती है, मतलब फ्लोट कर जाती है, क्यों करती है, क्योंकि उसका जो बायएंड फोर्स है, नीचे से ऊपर लगने वाला फोर्स है, वो ज़्यादा होता है। अगर हमारे पास यहाँ पर एक वुड का पीस है तो ये क्यों तैर जाएगा, क्योंकि बायएंड फोर्स जो है वो ज़्यादा होगा डाउनवर्ड फोर्स से।
तो अपवर्ड फोर्स ज़्यादा होगा, ये भी सही है। बाउल की बात कर लेते हैं, डाउनवर्ड फोर्स इक्वल होगा अपवर्ड फोर्स के, तो डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स बराबर होंगे। क्या ये सही है अपने आप में? ये अपने आप में देखो हमारे पास ऑप्शन है ऑल द ऑब्जेक्ट्स विल सिंक, पीस ऑफ वुड विल फ्लोट, ऑल द ऑब्जेक्ट्स विल फ्लोट और पीस ऑफ स्टोन विल फ्लोट। तो यहाँ पर हमने देखा कि डाउनवर्ड फोर्स अगर बराबर है अपवर्ड फोर्स के, तो ये क्या होगा, डूबेगा या क्या बोलते हैं, तैरेगा, फ्लोट हो जाएगा, ये आपको। तो अब आप देखो इसमें ऑप्शन में पहले कहा गया पीस ऑफ स्टोन विल फ्लोट। क्या पीस ऑफ स्टोन फ्लोट करेगा? नहीं, क्योंकि वो तो डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा था। ऑल द ऑब्जेक्ट्स विल फ्लोट, क्या सभी ऑब्जेक्ट फ्लोट कर सकते हैं? क्योंकि पीस ऑफ स्टोन तो डूब ही रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑल द ऑब्जेक्ट्स विल सिंक, क्या सभी ऑब्जेक्ट्स डूब सकते हैं? पीस ऑफ वुड तो तैर रहा है। और सी ऑप्शन कहता है पीस ऑफ वुड विल फ्लोट, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, क्योंकि पीस ऑफ वुड फ्लोट कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। द अल्फा पार्टिकल्स यूज्ड बाय रदरफोर्ड आर एक्चुअली, क्या थे उसके अल्फा पार्टिकल्स? तो अल्फा पार्टिकल्स मतलब है हीलियम न्यूक्लियस से 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन्स, कोई भी इलेक्ट्रॉन की बात नहीं की गई थी। तो ऑप्शन आपका बी होगा, He, हीलियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, इसमें बताना है आपको गलत कौन सा है। देखो आपके पास 4 एलिमेंट्स के नाम दिए गए हैं, सोडियम, फिर क्लोरीन, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। तो अब आप देखो, और इनके बारे में क्या बताया गया है, ये एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक मास। तो अगर हम इसको एक सेकेंड, अगर हम इसको जूम ना करके साफ एक साथ देखें, तो हमने देखा कि यहाँ पर क्या बताया गया है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉन्स 11, प्रोटॉन्स 11, न्यूट्रॉन्स 12, एटॉमिक मास 23। ऐसे ही क्लोरीन का, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का बताया गया है। देखो इसमें गलत क्या है, यहाँ पर है गलत आपका मैग्नीशियम का। क्या? मैग्नीशियम में एटॉमिक नंबर होता है 12 और प्रोटॉन्स भी 12 होने चाहिए। तो एटॉमिक नंबर आपका यहाँ पर कितना दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर फर्स्ट लेन में मैग्नीशियम का 12, ठीक है, और प्रोटॉन्स भी 12 होने चाहिए। तो प्रोटॉन्स ये रहे थर्ड सीरीज़ में देखोगे मैग्नीशियम के प्रोटॉन्स कितने हैं, 13, होने क्या चाहिए थे 12, तो ये आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये गलत है अपने आप में। और आपसे पूछा क्या गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, तो गलत कौन सा है, मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर आपका 7th में आपके ऑप्शन सी हैं, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजनिंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजनिंग। इफ बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर करेक्ट, आपके असर्शन और क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं, असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपको पता ही है। इसमें इस तरह के आपके ऑप्शंस आते हैं, जिसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, मुझे लगा कि ये ऑप्शंस दे दिए गए और इसके ऊपर एक क्वेश्चन होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं और क्वेश्चन नंबर 8 पर ये अप्लाई करने हैं। देखो असर्शन और रीज़न का बेसिकली मेन पर्पस पहले समझो। असर्शन अपने आप में सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, रीज़न भी अपने आप में सही हो सकता है, गलत हो सकता है। फिर रीज़न बताना है कि सही एक्सप्लेनेशन है भी कि नहीं। ऐसा भी हो सकता है रीज़न अपने आप में सही हो लेकिन वो एक्सप्लेनेशन गलत हो। तो इस तरह से 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। अब आप असर्शन मतलब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द साइज ऑफ एन एटम मे वेरी विद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, ठीक है, एक स्टेटमेंट हो गया। दूसरा, द साइज ऑफ Na पॉजिटिव इज लेस देन Na। तो देखो एटम का साइज इलेक्ट्रॉन्स के नंबर से चेंज होता है, ये बात अपने आप में क्या है, ट्रू है, ठीक है। और रीजनिंग, इसके पीछे का रीज़न क्या दिया गया कि जो Na पॉजिटिव का साइज़ है वो Na से छोटा होता है, और ये भी बात अपने आप में ट्रू है। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया ऊपर का, और असर्शन भी सही है, रीजनिंग भी सही है। तो इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली, इलेक्ट्रॉन निकलने से अट्रैक्शन बढ़ता है और साइज़ कम हो जाता है। तो रीजनिंग आपकी बिल्कुल रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन करता है। तो ऑप्शन बिल्कुल फर्स्ट वन सही होगा, ये वाला, जिसमें कहा गया है कि बोथ असर्शन और रीजनिंग सही है। और रीजनिंग क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी, असर्शन की। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द वेट ऑफ गोल्ड विल बी मोर इफ मेजर्ड इन द पोल्स। देखो ये आपकी अर्थ है, यहाँ पर ऊपर नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो कहा गया है जो गोल्ड का वेट है वो ज़्यादा होगा, ज़्यादा नापा जाएगा अगर पोल्स पर नापे हम,
ये स्टेटमेंट हो गया। रीजनिंग इसकी है कि पोल्स हैव मोर रेडियस दैन रेडियस ऑन द इक्वेटर, दिस चेंजेस द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो जो वेट है पोल्स पर ज़्यादा होगा, ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू है। लेकिन जो पोल्स का रेडियस ज़्यादा होता है ये सही रीज़न नहीं है, बेसिकली उल्टा होता है। यहाँ पर जो पोल्स है मोर रेडियस देन रेडियस ऑन द इक्वेटर, ये उल्टा है। यहाँ पर थोड़ा सा फ्लैटेंड सरफेस होती है, ठीक है। अर्थ पोल्स पर थोड़ी फ्लैटेंड होती है जिसकी वजह से रेडियस कम होती है और ग्रेविटी ज़्यादा लगती है। तो ये असर्शन तो सही है लेकिन ये आपका रीजनिंग फॉल्स है। तो आप आंसर लिखेंगे ऑप्शन बी, इफ़ बोथ नहीं, आपका ऑप्शन होगा सी, असर्शन इज़ करेक्ट बट रीजनिंग इज़ फॉल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेक्शन आपका बी आता है, 2 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर फाइंड द मोलिकुलर मास ऑफ ऑप्शन ए ऑप्शन बी, इन दोनों का मोलिकुलर मास आपको बताना है। देखो एक मोलिक्यूल के सब एटम्स के एटॉमिक मास का टोटल होता है एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, ठीक है। और इसकी यूनिट होती है एटॉमिक मास यूनिट यू ये होती है। तो अब आप देख रहे हो कि आपके सामने स्मॉल किया और एक पेज ऐड कर लिया। यहाँ पर, ठीक है। अब आप देखो, सबसे पहले आप ले लो कुछ ज़रूरी एटॉमिक मासेस लिख लेते हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है। जैसे एल्यूमिनियम का 27U, आपका ऑक्सीजन का 16U, हाइड्रोजन का 1U, मैग्नीशियम का 24U और क्लोरीन का 35.5U। क्लियर? अब ध्यान से देखो, एल्यूमिनियम का कितने एटम है? एक एटम में। तो पहले आपको फॉर्मूले को ध्यान से देखना है। फॉर्मूला क्या है? मतलब एल्यूमिनियम का एक एटम और OH ग्रुप 3 बार, ठीक है। तो आप इससे क्या समझे कि एल्यूमिनियम को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे उसके एटॉमिक मास को, तो ये आपका 27 जो कि एक बार ही लिखा हुआ है तो 1 से, और प्लस करेंगे OH ग्रुप कितनी बार है? 3 बार। तो OH ग्रुप में क्या क्या अवेलेबल है? OH ग्रुप में O अवेलेबल है ऑक्सीजन जो कि 16 एटॉमिक मास है जिसका, और हाइड्रोजन अवेलेबल है जिसका 1 एटॉमिक मास है, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे आप, क्या बनेगा? 17। और 17 कितनी बार? 3 बार। ये लिखा हुआ है ना 3 टाइम्स OH ग्रुप है, तो 17 इंटू 3 कितना हो गया? 51। और आपका क्या आ गया? 27, यहाँ पर 51, तो आपका आ जाएगा 78 U, ठीक है। ये क्लियर हुआ? इसी तरह से आप करेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड का। मैग्नीशियम का आप लिखेंगे, Mg लिखते हैं इसको। मैग्नीशियम का आप लिखेंगे 24 एटॉमिक मास है, और आपका क्लोरीन जिसको आप लिखेंगे 35.5U। अब आप देखो कि हमारे पास क्या दिया गया? MgCl2, Mg एक बार एक और Cl 2 बार, तो Mg एक बार और Cl 2 बार, कितना आ जाएगा? 24 प्लस 35.5 इंटू 2 जिसका हो जाएगा 71। तो 24 प्लस 71 कितना आ गया? आपका 95 एटॉमिक मास आ गया। यही आपका मोलिकुलर मास होगा, ठीक है। मोलिकुलर मास ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड इज 95U। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। कंपेयर करना है, कंपेयर टू नील बोर्स एंड रदरफोर्ड्स मॉडल, ओनली 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट आपको कंपेयर करने हैं इनके, ठीक है। आइए इसको एक पेपर और ले लेते हैं। अच्छा बच्चों, एक बात और समझो कि जो हमारे पास ये कहा गया है ना कि कंपेयर करो नील बोर्स के और रदरफोर्ड के मॉडल को, तो मॉडल का मतलब क्या है यहाँ पे? इसको समझो। देखो, एटम का मॉडल मतलब एटम को समझाने का तरीका, तो उन्होंने किस तरह से समझाया था वो उसके डिफरेंस को बताना है आपको। अब अगर बात करें रदरफोर्ड की, तो रदरफोर्ड ने क्या किया था? बेसिकली
तो उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया था, रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं। बट क्या नहीं बता पाया, देखो ये नहीं बता पाया कि एटम स्टेबल क्यों रहते हैं और एनर्जी लॉस क्यों नहीं होता। तो इन दो चीज़ों को नहीं बता पाया। वहीं बोर मॉडल की बात करते हैं तो बोर ने जो समझाया वो कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सिर्फ फिक्स्ड ऑर्बिट्स मतलब शेल में घूमते हैं, जब तक शेल चेंज नहीं होती एनर्जी लॉस नहीं होता, इसलिए एटम स्टेबल रहता है। ठीक है, इसी वजह से बोर मॉडल ज़्यादा करेक्ट माना गया है। क्लियर हुआ? अब इसको पेपर में लिखोगे कैसे, इसको पेपर में लिखोगे कि जो आपका रदरफोर्ड्स मॉडल है, could not explain the stability of the atom as electrons should lose as electron should lose energy। ठीक है, और वहीं बात करें अगर बोर मॉडल की, बोर मॉडल्स एक्सप्लेन एटॉमिक स्टेबिलिटी बाय फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स in which electrons revolve। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th हमारा हो गया। 12th कहता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट। तो मास और वेट में डिफरेंस करना है। देखो मास की बात करें अगर तो कितना मैटर है बॉडी में, ये इस तरह से समझ लो कि बॉडी के अंदर कितना मैटर है, कितना वो उसके अंदर गुद्दा भरा हुआ है और हर जगह सेम रहता है, स्केल से मेज़र होता है। ठीक है, वेट की बात करें, ग्रेविटी कितना खींच रही है उस चीज़ को, जगह बदलने पर बदल जाता है क्योंकि ग्रेविटी हर जगह की अलग होती है, और स्प्रिंग बैलेंस से मेज़र होता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आप लिख दोगे दोनों में। तो एटॉमिक मास आप दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो इन 3 पैरामीटर्स पर, मास और वेट, जिसमें कि अमाउंट ऑफ मैटर है, वेट क्या है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी जो कि उस ऑब्जेक्ट पर लग रहा है, ये कांस्टेंट रहेगा हमेशा, ये चेंजेस विद प्लेसेस। ठीक है, और ये इसकी यूनिट है केजी और इसकी यूनिट है न्यूटन। ठीक है, ये आपके 3 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेक्शन सी हमारे सामने, हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है कि राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ Al 3 पॉजिटिव, OH नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव और K पॉजिटिव। तो देखो हमेशा रूल याद रखो कि पॉजिटिव आयन पहले, नेगेटिव आयन बाद में, और चार्जेस क्रॉस मल्टीप्लाई करने हैं। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो AlOH3, पोटेशियम सल्फेट की बात करें तो K2SO4, और अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें तो NaHCO3। 3 हो गए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें कहा गया है ड्राइव करो, डिराइव काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। देखो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है, किसी भी चीज़ में गति आने की वजह से जो एनर्जी आ जाती है, जैसे आपने तीर को खींचा और छोड़ दिया, जो छोड़ने के बाद तीर में गति आई, कोई स्पीड आई, उस मोमेंटम की वजह से जो उसके अंदर एनर्जी आएगी उसको काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे हम। ठीक है, मोशन की वजह से आई एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। डेरिवेशन में कहें तो वर्क डन, अगर आप देखो
वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज होते हैं इसमें। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv², यही आप लिखोगे। ठीक है, आपने ड्राइव किया तो आप प्रॉपर इस तरह से लिखोगे। द काइनेटिक एनर्जी जो कि आपकी k ऑफ एन ऑब्जेक्ट with mass m and velocity v is given by the formula k equal to half mv²। ठीक है, ये आपका प्रॉपर डेरिवेशन हो गया, और इसमें आप अगर देखें तो और डीप जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आप पूरा ही डेरिवेशन करना चाहोगे तो देखो, आपको पता है कि हमारे पास 3 इक्वेशन होती है इक्वेशन ऑफ मोशन की। उनमें से एक है v² माइनस u² इक्वल टू 2as, जिसमें कि आपको पता है v वेलोसिटी है, a एक्सलरेशन, u आपका वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी और v फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपका s है। तो आप इसमें s की वैल्यू निकालोगे, सबको एक तरफ ले जाओगे तो v² माइनस u² था 2a के नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आप लिखोगे कि F इक्वल टू ma फॉर्मूला होता है। इससे क्या करोगे, आप वैल्यू को पुट करोगे। वर्क डन इक्वल टू ma इंटू v² माइनस u² बाय 2a। ठीक है, इसके साथ आप W को कैसे लिख सकते हो, हाफ mv² माइनस u², और लास्ट में इफ द ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स स्टेशनरी पोजिशन दैट इज u इक्वल टू 0, देन क्या इक्वेशन क्या बन के आएगी, W इक्वल टू हाफ mv², जिससे कि साफ हो गया कि इट इज क्लियर दैट द वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज in the kinetic energy of an object। ठीक है, तो if u equal to 0 the work done will be half mv²। ठीक है, याद रखेंगे। तो आप लिख सकते हो इसको काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है व्हाट आर द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ऑप्शन ए क्विकलाइम, बी हाइड्रोजन ब्रोमाइड, सी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इनके अंदर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, आपको ये बताना है। पहले तो हम एक एक्स्ट्रा पेज ले लेते हैं। कहा गया है कि इन जो 3 ऑप्शंस आपको दिए गए इसमें बताना है आपको कौन कौन से एलिमेंट है। अब पहले की बात करें अगर हम, तो क्विकलाइम की बात की गई है, मतलब कैल्शियम ऑक्सीजन, ये 2 एलिमेंट आपको देखने को मिलेंगे इसमें। क्विकलाइम जिसमें CaO जो कि 2 चीज़ में बटा हुआ है, एक आपका Ca जो कि कैल्शियम होगा,
ठीक है, और दूसरा ऑक्सीजन आपको पता ही है, सिर्फ O। बी की बात करते हैं। बी दिया गया है आपको हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, जिसके अंदर क्या होंगे, ब्रोमीन और हाइड्रोजन, जिसके अंदर ब्रोमीन हाइड्रोजन ब्रोमाइड। पहले आप हाइड्रोजन लिखोगे और ब्रोमीन, जो कि Br। ठीक है, सी पर आते हैं। थर्ड वन कहा गया आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके अंदर आपका सोडियम है, जिसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं हम, ऑक्सीजन है, ये आपको पता ही है, O से रिप्रेजेंट करते हैं, और हाइड्रोजन है जिसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 16। 15 हमारा हो गया, 14 हमारा हो गया, 16 पर आते हैं। अ कार ऑफ मास 1200 kg चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 6 मीटर पर सेकेंड टू 30 मीटर पर सेकेंड। फाइंड चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। देखो, अगर एक 1200 किलो की कार है जिसका मास 1200 किलो है, वो अपनी वेलोसिटी, मतलब अपनी जो स्पीड, जिस वेलोसिटी से वो जा रही है, जिस स्पीड से जा रही है, वो चेंज करती है, तो पूछा गया है उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो देखो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तब होता है जब स्पीड चेंज होती है, और इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv² माइनस हाफ m, जो कि मैंने बताया था आपको, हाफ mv² माइनस u²। ठीक है, अब इसी के अंदर वैल्यू रख देंगे। मास कितना है, 1200। देखो थोड़ा साफ साफ करते हैं। हाफ मास कितना है, ये m मास है, ये कितना है 1200। फिर आपका v कितना है 30, और u कितना था, इनिशियल स्पीड कितनी थी 6, तो 30 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ये सोल्व करोगे आप कितना आ जाएगा 600। 30 का स्क्वायर माइनस 36, जो कि आपकी वैल्यू आ जाएगी 518400 जूल। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेक्शन डी के सामने आ गए हम। हर क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। क्वेश्चन नंबर 17 के सामने आपका क्वेश्चन पूछता है, ए पार्ट जो है, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स वर्टिकली विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। तो एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया वर्टिकली अपवर्ड्स, जो कि 49 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी, इस स्पीड से फेंका गया। कैलकुलेट क्या करना है आपको। फर्स्ट पूछा गया द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस, तो उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी जाएगी। सेकंड पूछा है आपसे द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न द सरफेस ऑफ द अर्थ, पूरा टाइम कितना लगेगा उसका बॉल को यहाँ से छोड़ने के बाद ऊपर से वापस आने तक, धरती पर आने तक उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपको बतानी है। आइए पहले समझते हैं हमारे पास गिवन क्या क्या है। देखो 17 का ए, और ए के लिए क्या कहा गया, इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम u बोलते हैं, 49 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। दूसरी चीज़ हमें कहा गया है फाइनल वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट कितना होगा, आपको पता है। मैक्सिमम हाइट पर जब नीचे से कोई चीज़ बॉल फेंकी गई तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ से वो वापस आना स्टार्ट होगी, तो जो मैक्सिमम हाइट पर जो स्पीड होगी बॉल की वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से गई और पहले 0 हुई होगी यहाँ पर, और फिर वापस से स्पीड बढ़नी स्टार्ट होगी। ठीक है, तब वो नीचे आएगी। तो मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी क्या मानेंगे हम, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आ गया आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कितना होता है, g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, जो कि होगा डाउनवर्ड्स। अब फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है,
फर्स्ट पार्ट में पूछा गया आपसे मैक्सिमम हाइट रीच्ड, कितना वो मैक्सिमम हाइट पर जाएगी। तो हम क्या यूज़ करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें हमें पता है कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, सब्सटीट्यूट द वैल्यूज़। तो v स्क्वायर, v कितना था 0, 0 का स्क्वायर, u कितना था 49 का होल स्क्वायर, इक्व माइनस 2 इंटू जी कितना है 9.8 एंड इंटू हाइट। अब जब इसको सोल्व करोगे आप तो इस तरफ 0 रहेगा, 49 का स्क्वायर 2401 माइनस के 2.98, 2 इंटू 9.8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.6 इंटू एच आ जाएगा। और इसको सोल्व करेंगे तो एच की वैल्यू 122.5 मीटर आपकी आ जाएगी। तो मैक्सिमम हाइट किस मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, बॉल 122.5 मीटर तक जाएगी। ठीक है, ये आपकी मैक्सिमम हाइट हो गई जो बॉल को फेंका गया था। सेकंड पार्ट जो आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम, ये थोड़ा छोटा पड़ जाएगा, यहाँ पे करते हैं सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया है कि टोटल टाइम बताना है आने में कितना लगेगा। मतलब नीचे से बॉल फेंकी गई थी, ऊपर गई, यहाँ पर 0 हो गई वेलोसिटी, और फिर नीचे आने में उसको टाइम कितना लगा। मतलब जितना ऊपर जाने में टाइम लगेगा उतना ही उसको नीचे आने में टाइम लगेगा। क्लियर। अब देखते हैं टोटल टाइम टेकन टू रिटर्न द सरफेस ऑफ द अर्थ। फर्स्ट क्या कैलकुलेट करेंगे हम, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। तो टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, मतलब उसको मैक्सिमम हाइट पर जाने में कितना टाइम लगा। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, v इक्वल टू यू माइनस जी टी। इसके साथ ही वैल्यू पुट करेंगे v, जो कि मतलब उसकी वेलोसिटी थी, हमने फाइनल वेलोसिटी मानी थी जो ऊपर जाकर कितनी थी, यहाँ पर 0 इक्वल टू यू इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 49 माइनस g कितना था 9.8 और आपका t। तो क्या आ जाएगा, t की वैल्यू 5 सेकेंड्स आ जाएगी। तो ऊपर तक जाने में कितना टाइम लगा, ऊपर तक जाने में टाइम लगा आपका 5 सेकेंड्स, और फिर 5 सेकेंड से नीचे तक आने में लगेगा। तो इसको हम लिखेंगे टाइम टू गो अप एंड टाइम टू गो डाउन टू कम डाउन, दोनों इक्वल होगा, जो 5 सेकेंड्स और ये भी 5 सेकेंड्स। तो टोटल कितना आ जाएगा आपका 10 सेकेंड्स लगेंगे। ठीक है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया 10 सेकेंड्स, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 17th का सेकंड हो गया हमारा, देखते हैं क्या इसमें थर्ड पूछा गया है। जी नहीं, बस 17th का बी पार्ट पर आते हैं डायरेक्ट। बी पार्ट में कहा गया है व्हाट विल बी द चेंज इन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन डबल। तो बेसिकली आपसे कहा गया है कि डिस्टेंस बढ़ने पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मेनली ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स 1/4, क्या हो जाता है 1/4 हो जाता है। कैसे, आइए वो देखते हैं। क्या हमारे पास एक्स्ट्रा पेज है, जी हाँ, यहाँ पर कर लेते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू, आप पेपर में लिखोगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स law of gravitation, F directly proportional to 1/r²। ठीक है, if distance becomes double then r equal to 2r, F equal to F/r का स्क्वायर। तो आपका F/4 हो जाएगा, सिंपल। तो व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डबल, the gravitational force
becomes 1/4 of the original force. क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 सेक्शन ई आपके सामने, हर क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। क्वेश्चन 18 कहता है आइसोटोप्स द स्पेशल एलिमेंट्स, ये हेडिंग है। फिर आपके सामने रीड द फॉलोइंग पैसेज अबाउट आइसोटोप्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो आपके सामने एक पैरा है, इसको पढ़ना है, इसके बिहाफ पर क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पैरा में कहा गया है देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास एंड नंबर्स। Many elements consist of a mixture of isotopes. Each isotopes of an element are a pure substance. The word isotope is a Greek in origin which means equal and same position as they occupy same position in periodic table. The chemical properties of isotopes are similar but their physical properties are different. ठीक है, आइसोटोप्स के बारे में कुछ मेन चीज़ बताई गई है जो कि कहाँ से लिया गया है, ग्रीक से, इसका ये वर्ड ग्रीक भाषा से आया है, इसके एटॉमिक मास के बारे में सब चीज़ें बताई गई हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाया गया है 6C12 एंड 6C14, 6C13 आइसोटोप ऑफ कार्बन। ये किसके, कार्बन के आइसोटोप है ये, और ये आइसोटोप किसके हैं, क्लोरीन के आइसोटोप है। ओनली आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन हैव बीन गिवन डिफरेंट नेम्स। सिर्फ हाइड्रोजन के आइसोटोप जो है वो अलग नाम देते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया आपको आइसोटोप्स ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव ए सेम एटॉमिक मास, बी सेम एटॉमिक नंबर, सी डिफरेंट एटॉमिक मास और डी बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। तो देखो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि सेम एटॉमिक नंबर लेकिन डिफरेंट मास, तो सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास, तो बी और सी बिल्कुल सही है। तो हम ऑप्शन कौन सा सही लगाएंगे, डी। ठीक है, दोनों डी में दोनों चीज़ कही गई है, बी और सी दोनों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट अबाउट नेचर ऑफ आइसोटोप्स। तो कौन सा आइसोटोप के नेचर के बारे में सही बात बता रहा है। ए कहता है दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़, बी कहता है दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़, सी कहता है दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ और डी कहता है ओनली बी इज़ करेक्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम होती हैं, तो दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। सिर्फ बी आंसर सही है तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, जिसमें लिखा हुआ है ओनली बी इज़ करेक्ट। ध्यान से देखना। क्वेश्चन थर्ड पर आते हैं, देयर आर 2 आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन इफ़ दे अकर इन 3:1 इन द नेचर देन द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द क्लोरीन इज़। तो क्या एवरेज एटॉमिक मास होगा क्लोरीन का, 35.5। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। कैसे, 35 × 3 + 37 × 1 डिवाइड बाय 4, जो कि आपका आ जाएगा आंसर 35.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। वन ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ कार्बन इज यूज्ड फॉर स्टडिंग द एज ऑफ फॉसिल्स। द मेथड ऑफ फाइंडिंग एज बाय कार्बन इज नोन एज कार्बन डेटिंग, जिसको हम बोलते हैं C14 डेटिंग। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। अ स्टोन ऑफ 6 kg इज थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग। तो एक बिल्डिंग के ऊपर से 6 किलो का एक पत्थर फेंका जाता है नीचे की तरफ, ऑफ हाइट 15 मीटर, जिसकी हाइट पहले से 15 मीटर है बिल्डिंग की। गिवन बिलो इज अ टेबल, एक टेबल दी गई है, सी इट एंड आंसर क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। तो ग्रेविटी आपकी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाइट क्या है, 15 मीटर, 10 मीटर हाफ हाइट ऑफ बिल्डिंग और जस्ट अबव द ग्राउंड। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी, ये आपको बताना है। क्लियर। तो मास ऑफ स्टोन कितना है, इसके लिए हमारे पास एक मास ऑफ स्टोन 6 kg। क्लियर। हाइट ऑफ बिल्डिंग 15 मीटर। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी, G = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैकेनिकल एनर्जी एट द टॉप, मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो जाएगी। देखो टॉप पर, बिल्डिंग के टॉप पर वो फेंका नहीं गया, फेंकने वाले हैं उसको, तो जो टॉप के
मतलब उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी होगी एट द टॉप द स्टोन इज जस्ट थ्रोन, सो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी mgh। तो अब देखते हैं आपकी कोई चीज़ जब तक मतलब फेंकी नहीं गई या फिर उसके अंदर एक काइनेटिक मतलब उसमें मूवमेंट नहीं आया, मोमेंटम नहीं आया, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी तब तक क्या रहेगी, ज़ीरो रहेगी। तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी P = mgh, जो कि आपका आ गया 6 × 10 × 15, ये हो गया आपका 900 जूल। ठीक है, क्लियर। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी, अब ये भी जोड़ो ये भी जोड़ो, टोटल कितनी हो गई, टोटल हो गई 900 जूल। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी निकाल ली हमने, टोटल मैकेनिकल एनर्जी 900 जूल। तो हमने सबसे पहले देखा, अपनी टेबल पर चलते हैं। मैकेनिकल एनर्जी कितनी निकली थी, 900 जूल। काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 0, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकली थी, 900। सेम इसी तरह से जब हम 10 मीटर का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 600, और ये काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, 300, और मैकेनिकल एनर्जी 900 जूल। और इसके बाद अगर बात करें हाफ हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो इसमें 450, ये यहाँ पर 450, टोटल 900, और लास्ट में जस्ट अबव द ग्राउंड मतलब 1 मीटर अबोव, तो 60 आपकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, 840 आपकी काइनेटिक एनर्जी, और टोटल 900 आपकी मैकेनिकल एनर्जी मतलब टोटल। तो इस तरह से आप पूरा क्वेश्चन पेपर कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको मेंबरशिप ज्वाइन करके पूरी PDF लेनी है इस क्वेश्चन पेपर विद इसके सॉल्यूशन की, तो आप ले सकते हैं। आई होप आपको हेल्प मिलेगी अपने पेपर में ये क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के लिए। और इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए, मेंटोर के साथ बेहतर परफॉर्म करते रहिए, आपके पेपर में बेहतर नंबर आते रहेंगे। मिलते हैं आपसे आपकी क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हुए, तब तक के लिए बाय दोस्तों।